आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। वक्त हो गया है यूपी का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल शूटआउट केस में आज माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक को साबरमती और अशरफ को बरेली जेल से लाकर प्रयागराज जेल की अलग अलग बैरकों में रखा गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर अभी असमंजस की स्थिति में है। अगर पुलिस इन्हें अपनी कस्टडी में नहीं लेती है, नहीं मानती है, तो दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद वापस इनके जेलों में भेज दिया जाएगा। वहीं कस्टडी रिमांड मिलने की सूरत में पुलिस इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रख करके पूछताछ करेगी। तो आज अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। तमाम सवाल आज इनसे किए जाने हैं, पूछताछ भी होनी है। दोनों की कस्टडी रिमांड भी पुलिस की तरफ से मांगी जा सकती है, ये खबर मिल रही है। माफिया अतीक अहमद को बीते दिन साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है और अब कोर्ट में पेशी होने जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि लगातार उमेश पाल हत्याकांड में तमाम परिवारों के नाम सामने आए हैं। एक एक करके तमाम खुलासे यहां पर हो रहे हैं। अशरफ की भी पेशी आज होनी है। हालांकि पिछली कई बार देखा गया अशरफ की पेशी यहां पर किसी न किसी वजह से चलती रही और आज एक बार फिर से अतीक के भाई अशरफ की भी पेशी होने जा रही है। प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में ये सभी नामजद आरोपी हैं और इस खबर पर प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी। मोहम्मद, जानकारी दीजिएगा, आज कोर्ट में पेश किया जाना है दोनों को ही, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को भी। क्या समय है, किस वक्त पुलिस कोर्ट लेकर के पहुंचेगी? देखिए, बिल्कुल आज माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमेश पाल मर्डर केस में दोनों की पेशी होगी और बहुत मुमकिन है कि दोनों को 12 बजे के आसपास कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुबह 11 सवा 11 के आसपास नैनी सेंट्रल जेल से दोनों को निकाला जाएगा और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच उन्हें सेशन कोर्ट लाया जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा के पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। सुबह से ही जो पूरा कोर्ट परिसर है उसे पुलिस और पीएसी की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग की गई हुई है। गेट जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। हालांकि मेटल डिटेक्टर पहले ही लगे रहते हैं और इस बीच खबर ये आई है कि कल रात को जब अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल किया गया तो रात के वक्त उसकी तबीयत कुछ बिगड़ गई थी। जो जेल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने उसका मेडिकल कराया। हालांकि बताया कि सामान्य तौर पर जो बीपी है वो बीपी बढ़ गया था, थोड़ी और प्रॉब्लम थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे दवाएं दे दी हैं और अब उसकी ऐसी स्थिति है कि उसे वापस जो है कोर्ट लाया जा सकता है, वहां सुनवाई के लिए पेश किया जा सकता है। तो आज उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनवाया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनने के बाद प्रयागराज पुलिस दोनों भाइयों को अपनी कस्टडी में मांग सकती है। उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांग सकती है। हालांकि पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी या नहीं मांगेगी, इसे लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। अभी सस्पेंस बरकरार है। अब देखना यह होगा कि जुडिशियल कस्टडी रिमांड बनने के बाद प्रयागराज पुलिस दोनों भाइयों को अपनी कस्टडी में मांगती है या नहीं होगा कि पुलिस को रिमांड मिलती है या फिर अतीक वापस जेल जाएगा। बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिए हर एक हलचल पर। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। मोइन, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात यूपी चुनाव में निकाय के रण की। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। लखनऊ से 14 अप्रैल को भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। मंत्री, सांसद, विधायकों के रिश्तेदारों को टिकट पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष, पार्षद की पत्नी, बहू, बेटी को मिल सकता है टिकट, ये खबर मिल रही है। 3 नामों का पैनल आज पार्टी मुख्यालय पहुंचेगा। नामों पर अंतिम मुहर के लिए आज बैठक भी हो सकती है। तो मंत्री, सांसद, विधायकों के रिश्तेदारों को टिकट देने पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। 14 अप्रैल को कहा जा रहा है कि भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। बड़ी बैठक लगातार चल रही है, नामों पर मंथन चल रहा है और कहा जा रहा है कि 3 नामों का पैनल पार्टी मुख्यालय भेजा जाएगा और वहां पर उन नामों पर मंथन, नामों पर अंतिम मुहर के लिए आज बैठक हो सकती है। वर्तमान अध्यक्ष, पार्षद की पत्नी, बहू, बेटी को टिकट मिल सकता है, इसको लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। तो आपको बता दें, मंत्री, सांसद, विधायकों के रिश्तेदारों को टिकट पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। जहां दूसरे दलों की बात की जाए तो उनकी तरफ से अपने मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा रही है। ऐसे में अब उम्मीद है कि 14 अप्रैल को भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। इसके लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अनुभव शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव,
जहां दूसरे दल अपने अपने लिस्ट का ऐलान कर चुके हैं, नामों का ऐलान कर चुके हैं। अब इंतजार है कि भाजपा अपनी सूची कब जारी करेगी। हालांकि खबर है कि 14 अप्रैल को कर सकती है। देखिए बिल्कुल, खासतौर से अगर बीजेपी की बात कर लें तो तमाम सारे लोगों को इंतजार है कि कब वो लिस्ट जारी होगी, कैंडिडेट कौन होगा, मेयर का चुनाव कौन लड़ेगा, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव कौन लड़ेगा, वार्ड में किसको इस बार मौका पार्टी की ओर से मिलेगा। तो बहुत सारे अगर हम कहें तो तैयारियां बीजेपी की तो दिख ही रही हैं लगातार। पर जिस तरीके से नामों का चयन होना है उसके लिए जो जिले की कोर कमेटी या हम कहें स्क्रीनिंग कमेटी है, उसकी सभी जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर कल बैठक हो गई है। और माना जा रहा है कि आज कुछ जगहों से कल ही नाम आ गए हैं, कुछ जगहों से आज नाम आ जाएंगे। आज अगर सारे नाम, क्योंकि 199 नगर पालिकाएँ हैं, 17 तो नगर निगम है, अगर सारे नाम आज आ जाएंगे तो फिर एक कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें कि मुख्यमंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, महामंत्री सेनेटर धर्मपाल सिंह हैं। तो ये कोर कमेटी जब बैठक करेगी तो इसमें 17 जो नगर निगम है उसमें मेयर के लिए कौन कैंडिडेट है, किसको चुनाव लड़ा जाए, उस पर तो चर्चा होगी। साथ ही साथ 199 जो नगर पालिकाएँ हैं वहाँ पर भी क्या क्या नाम पैनल में आए हैं उस पर भी चर्चा जरूर हो सकती है। तो माना जा रहा है कि अगर आज ये सारे नाम आ जाएंगे तो शाम तक कोर कमेटी की बैठक होगी। फिर इन नामों पर कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल के लिए इसको शीर्ष नेतृत्व को भेजा जाएगा जो मेयर के नाम होंगे। और उसके बाद कल या परसों, हम कहें 14 अप्रैल कहा जा रहा है कि संभावित है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। और उसको देखिए किस तरीके से, ये भी पहले ही तय हो गया है कि जो भी मंत्री हैं या फिर सांसद है, विधायक है, उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। एक आध दो अपवाद होते हैं, वो अपवाद फिर देखने को मिल सकते हैं। पर यह भी तय हुआ है कि जो मान लीजिए कहीं पर वर्तमान कोई चेयरमैन है और इस बार रिजर्वेशन में सीट बदल गई तो उसकी पत्नी को, उसकी बेटी को या उसकी बहू को, किसी को भी वो सीट दी बड़ी खबर सामने आ रही है। जाएगी। तो इस पर भी चर्चा हुई है। के लिए प्रदेश से लेकर केंद्र तक के नेता प्रचार करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव में खुद प्रचार करते हुए, सभाएं करते हुए नजर आएंगे। प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्री भी चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। अनुभव हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, हालांकि देखा गया है भाजपा में जो वरिष्ठ नेता है वो खुद जमीन पर उतरते हैं और इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर के भी यही खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सभाएं करने जा रहे हैं। अनुभव, देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभाएं करेंगे, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सभाएं करेंगे, राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो सभाएं करेंगे, डिप्टी सीएम करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, सभी लोग जनसभाएं करेंगे। और केवल जनसभाएं नहीं, अभी जब नामांकन होगा, हम पहले चरण की अगर बात कर ले, 37 जिले हैं उसमें जब नामांकन जो 17 तारीख लास्ट डेट है उससे ठीक पहले बीजेपी की तैयारी है कि 16 तारीख को सभी जगहों पर नामांकन हो या फिर कुछ जगहों पर 16 को हो जाए, कुछ जगह 17 को हो जाए। तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे, डिप्टी सीएम जाएंगे, सरकार के मंत्री जाएंगे, वो लोग नामांकन में भी मौजूद रहेंगे। देखिए बीजेपी की चुनाव की यही रणनीति होती है, उसको वो बहुत बड़ा कर देते हैं। तमाम सारे मंत्री जाएंगे और कोशिश ये करते हैं कि उसके जरिए एक मैसेज दिया जाए जनता के बीच में कि किस तरीके से ये जो उम्मीदवार है उसके समर्थन में कितने सारे लोग आए हुए हैं। ये बीजेपी की हमेशा से रणनीति रही है। और इसके अलावा आप देखिए, अभी तो बीजेपी अभी तैयारी करी, अभी अपना संकल्प पत्र लाएगी, यानी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी एक अलग घोषणा पत्र जारी करेगी। जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात बीजेपी कर रही है उसमें क्या क्या चीज़ें वो शहरों में देगी, निकायों में देगी, नगर पालिकाओं में देगी, नगर पंचायतों में देगी, इसके लिए भी एक घोषणा पत्र बीजेपी तैयार करेगी और उस पर भी काम लगातार बीजेपी कर रही है। अच्छा अनुभव, इस बीच एक ये भी समझाइएगा आप कि जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर मंत्री, सांसद, विधायक है, उनके परिवार को टिकट देने को लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार है, इससे बीजेपी कैसे निपटने की तैयारी कर रही है? अंदर खाने से क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल, जो कल जिला कोर कमेटी की बैठक हुई है, स्क्रीनिंग कमेटी की, उसमें भी कुछ जगहों पर नाम ज़रूर थे, पर सभी जगहों पर यही तय हुआ है कि जो भी मंत्री हैं या फिर हम कहें कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके परिवार के लोगों को टिकट पार्टी नहीं देगी। इसलिए कुछ जगहों पर स्क्रीनिंग कमेटी ने उन नामों पर विचार नहीं किया, लेकिन कुछ जगहों पर ज़रूर जो है उस पर विचार हुआ है। इसलिए विचार हुआ है कि उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो पहले से ही, वो कहीं पर कोई नगर पालिका का अध्यक्ष है, कहीं कोई नगर पंचायत का अध्यक्ष है, तो उनके नामों पर ज़रूर विचार हुआ है। और कुछ जगहों पर सीटों का रिजर्वेशन बदल गया है। तो अब ये तय हुआ है कि अगर मान लीजिए कहीं सीट का रिजर्वेशन बदल गया और वहाँ बीजेपी के ही अध्यक्ष थे, तो उनके परिवार से किसी को ज़रूर लड़ाया जाएगा। और ये रणनीति जो है ये थोड़ी बदली हुई है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी में कहीं कहीं तो सिर्फ एक एक नाम पर चर्चा हुई है और कहीं कहीं
3 नामों का पैनल आया है। अब वो जब सारे नाम आ जाएंगे उसके बाद जो लखनऊ में बैठक होगी कोर ग्रुप की, कोर कमेटी की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अनुभव, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे लगातार हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच यूपी कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस ने 2 मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वाराणसी और कानपुर में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कानपुर से आश्रय अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है, तो वह वाराणसी से अनिल श्रीवास्तव को मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास की पत्नी है आश्ना। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कानपुर में ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है, तो यहाँ पर वाराणसी से अनिल श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। तो बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर से आश्रय अवस्थी को अपने प्रत्याशी बनाया है। आश्रय अवस्थी जो कि विकास की पत्नी है, कांग्रेस पार्टी ने यहां पर आशना अवस्थी को उतारा है कानपुर से। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस ने भी 2 मेयर प्रत्याशी की लिस्ट अपनी जारी कर दी है। कांग्रेस में लगातार नामों को लेकर मंथन जारी है, बैठकें की जा रही है। प्रियंका गांधी खुद एक्टिव यहां पर नजर आ रही हैं, कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बनी हुई है। यहाँ पे चर्चा लगातार की जा रही है। यूपी का ये निकाय चुनाव जो कि 2 चरणों में होने जा रहा है। 4 मई को पहला चरण है। इसके लिए यहाँ पर 2 मेयर की प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। 11 मई को दूसरा चरण होना है और 13 मई को इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से भी देखा जा रहा है कि रणनीति बनाई जा रही है, पूरी तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस ने 2 मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है वाराणसी और कानपुर के लिए। वाराणसी और कानपुर में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कानपुर से आश्रय अवस्थी को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने 8 सीटों पर अपने महापौर पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लखनऊ से वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट होंगी, तो वहीं गोरखपुर से काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और इधर इलाहाबाद से अजय श्रीवास्तव को मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर अपने 8 मेयर के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। गोरखपुर से जहां काजल निषाद को सपा ने प्रत्याशी बनाया है, मैदान में उतारा है, वहीं इलाहाबाद से अजय श्रीवास्तव को मैदान में उतारा गया है समाजवादी पार्टी तरफ से। मेरठ से सीमा प्रधान को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो यहां पर लखनऊ की बात की जाए तो वंदना मिश्रा को टिकट दिया गया है। सपा ने 8 सीटों पर अपने महापौर पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पहले चरण के लिए पहला चरण जो कि 4 मई को होने जा रहा है, और इसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 नामों का ऐलान मेयर पद के लिए कर दिया गया है। लगातार बैठकों का दौर यहां जारी है, नामों पर मंथन किया गया। बीते दिन देखा गया बड़ी बैठक की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसमें अखिलेश यादव मौजूद रहे, शिवपाल यादव रहे, तमाम कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे, और इसी दौरान यहां पर नामों पर मंथन किया गया। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां पर इन नामों का ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। मेयर पद के लिए सपा के 8 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। इन 8 सीटों के लिए पहले चरण के लिए ये प्रत्याशी यहां पर घोषित किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेरठ में जहां सीमा प्रधान को टिकट दिया गया है, वहीं शाहजहांपुर में अर्चना वर्मा को, अयोध्या से आशीष पांडे को टिकट दिया गया है, इलाहाबाद से भी, और इसके और भी नाम जो कि लगातार सामने आ रखे हैं, फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा। तो 8 सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। और यहां पर कहा जा रहा है कि कई बातों का ध्यान रखा गया है, कई समीकरणों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि बात की जाए पिछले निकाय चुनाव की तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। ऐसे में इस बार जीत दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी जोर आजमाइश यहां पर की जा रही है। हर एक रणनीति बनाई जा रही है, तमाम समीकरणों का ध्यान में रखते हुए हर एक चेहरे को उतारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 निगम के लिए यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने मेयर का ऐलान यहां कर दिया है कि कौन इनके चेहरे होने वाले हैं मेयर पद के लिए। ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। अजय श्रीवास्तव जो कि इलाहाबाद से, वहीं काजल निषाद सपा मेयर प्रत्याशी गोरखपुर से है। झांसी में समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी रघुवीर चौधरी ने बताया कि शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल योजना के बावजूद पानी की समस्या बरकरार है, ऊपर से फर्जी बिल भी आ रहे हैं। झांसी में समाजवादी पार्टी के ये मेयर प्रत्याशी है रघुवीर चौधरी, उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई हैं, सुनिए। तो यहाँ पर नगर निगम के नाम से, स्मार्ट सिटी के नाम से जितनी सारी घोषणाएं की गई थी वो सब अधर्म लटकी हुई हैं। कोई भी काम नहीं हुआ है झांसी में स्मार्ट सिटी के नाम पर। लूट घसूट के अलावा से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। कूड़े के ढेर लगे होंगे, नाली टूटी पड़ी हुई हैं, शहर के अंदर की सड़कें टूटी हुई हैं। अगर इस प्रकार की सरकार काम करेगी तो जनता इनको कैसे वोट देगी।
और अब खबर है सोनभद्र से, जहां सरकारी अस्पताल में मासूम की मौत पर हंगामा हो गया है। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा करके मामला शांत कराया। दुद्धी CHC में इलाज के दौरान मासूम की वहां पर मौत हो गई। दरअसल यहां पर इलाज के बाद मासूम को रेफर किया गया था PHC। डिहाइड्रेशन की शिकायत पर मासूम को यहां पर भर्ती कराया गया था। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के दुम्हान गांव का ये मामला है, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही देखने को मिली है। परिजनों ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया है। दरअसल सोनभद्र में सरकारी अस्पताल में मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद मासूम के परिजनों की तरफ से हंगामा यहां पर किया गया और कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती है, इसी वजह से उनके बच्चे की यहां पर मौत हुई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, परिजनों को समझाया गया, इस मामले को शांत कराने की कोशिश की गई है। दरअसल दुद्धी CHC में इलाज के बाद मासूम को PHC रेफर कर दिया गया और उसी के बाद कहा जा रहा है कि यहां पर डॉक्टर ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती, जिस वजह से मासूम की मौत हो गई और इसके बाद परिजनों की तरफ से वहां पर हंगामा किया गया। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना मौके पर पुलिस को दी, पुलिस पहुंचती है और मामले को शांत कराने की हालांकि कोशिश की गई, लेकिन ये परिजनों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, इस यहां पर ही परिजन रोते बिलखते और हंगामा करते हुए नजर आए। और खबर है वाराणसी से, G20 समिट को लेकर काशी में उत्साह देखा गया है। गंगा आरती कर लोगों ने G20 समिट की सफलता की कामना की है। गंगा द्वार पर आरती कर G20 समिट के लिए आशीर्वाद मांगा है। गंगा आरती में विदेशी मेहमान भी शामिल हुए हैं। G20 देशों के राष्ट्रीय चिन्ह लेकर गंगा आरती में शामिल हुए हैं। विदेशी मेहमान भी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, बेहद उत्साहित सभी और गंगा आरती में शामिल हुए हैं। गंगा आरती करके लोगों ने G20 समिट की सफलता की कामना यहाँ पर की है। G20 समिट जिसकी अध्यक्षता भारत कर रखा है और इसको लेकर के गंगा आरती यहाँ पर की गई है। गंगा द्वार पहुंचे सभी विदेशी मेहमान भी यहाँ पर मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, देखते रहिए ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।